हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत लेकर आई हूँ, जिसके प्रतिपादक गेस्टाल्ट, कोहलर और कोफका तीनों हैं। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, विशेषकर कोहलर तथा कोफका द्वारा व्यवहारवादियों के सीखने के सिद्धांत, विशेषकर थॉर्नडाइक एवं पैवलव के सीखने के सिद्धांत के विरोध में किया गया। इस सिद्धांत के नाम जैसे कि स्पष्ट है, प्राणी किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति या पशु किसी प्रक्रिया को सीखता है तो वह सबसे सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू के आपसी संबंधों को समझने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह पारिस्थितिक के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्ष कर संगठित करने का प्रयत्न करता है ताकि समस्या का समाधान आसानी से हो सके। जब वह परिस्थितियों के भिन्न भिन्न पहलुओं से नए ढंग से प्रत्यक्ष कर उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है तो उसमें अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिसे आहा अनुभव या आहा एक्सपीरियंस भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा। क्योंकि प्रायः ऐसी परिस्थिति में समस्या का समाधान अचानक नजर आते हैं, व्यक्ति आहा शब्द का प्रयोग करता है, अतः सूझ अचानक होती है और इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। फर्नेल्ड तथा फर्नेल्ड के शब्दों में सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपनों के साथ के संबंधों को अचानक समझने से होता है। प्राणी में जैसे ही सूझ उत्पन्न होती है, वह तुरंत सही अनुक्रिया करता है और इस तरह से प्राणी सतही अनुक्रिया को करना सीख लेता है। कोहलर तथा कोफका के इस व्याख्या से स्पष्ट है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक या सहसा होता है। व्यक्ति या सूझ द्वारा होता है जो सहसा होता है, न कि अभ्यास तथा प्रयत्न और भूल द्वारा। जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांतों में कहा था। सूझ सिद्धांत कोहलर द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। कोहलर 1927 कई तरह के पशुओं, वैसे वनमानुष, बंदर, मुर्गी तथा कुत्ता पर प्रयोग किए हैं, परंतु इसके द्वारा वनमानुष पर किया गया प्रयोग सबसे लोकप्रिय हुआ है। इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैनरी द्वीप में लगातार 4 वर्षों तक कई प्रयोग किए, परंतु उनमें से सुल्तान, जो कोहलर के सबसे बुद्धिमान वनमानुष का नाम था, पर किया गया 2 प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छड़ी समस्या पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टिक प्रॉब्लम। बॉक्स समस्या का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉक्स प्रॉब्लम। अब छड़ी समस्या पर प्रयोग। इस प्रकार सुल्तान नामक भूखे वनमानुष को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। पिंजरा के बाहर टेबल पर केला रख दिया गया था। पिंजरा में 2 छोटे छोटे छड़ी भी रख दिए गए थे, जिनकी बनावट कुछ इस प्रकार थी कि वह एक दूसरे से जुड़ सकती थी। केला को बाहर रखा देखकर सुल्तान ने अपने हाथ से तथा पैर से केला को भीतर खींच लेना चाहता था। फिर दोनों छड़ियों का बारी बारी से प्रयोग कर केला को भीतर खींच लेने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि पिंजरे से केला की दूरी अधिक थी। निराश होकर उसे पिंजरे में ऊपर से नीचे देखना प्रारंभ किया और अंत में वे इन दोनों छड़ियों के सहारे खेलना प्रारंभ कर दिया। इस खेल के सिलसिले में दोनों छड़ी अचानक एक दूसरे से जुड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप वनमानुष में अचानक उत्साह एवं खुशी देखी गई और इस लंबी छड़ी के सहारे बाहर टेबल पर रखे केले को खींचकर
वह अचानक खा गया। फिर बाद में जब इस प्रयोग को दोहराया गया तो सुल्तान तुरंत ही दोनों छड़ियों को जोड़कर टेबल पर रखे केले को खींच लिया और खा गया, जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। ख, बॉक्स समस्या पर प्रयोग। बॉक्स समस्या का प्रयोग भी सुल्तान नामक वनमानुष पर ही किया गया। सुल्तान को एक बड़ा कमरा में बंद कर दिया गया था, जिसकी छत से केला लटक रहा था। इस कमरे के एक कोने में 3 बॉक्स भी रख दिए गए थे। सुल्तान भूखा था, इसीलिए जब उसकी नज़र केले पर पड़ी तो सर्वप्रथम उसने केले को उछल कूद कर प्राप्त कर लेना चाहा, पर कई बार ऐसा करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि केला काफ़ी ऊंचाई पर था। फिर उसका ध्यान कोने में रखे एक बॉक्स पर गया और उसे अचानक उत्साह तथा खुशी देखी गई। तुरंत इसने एक बॉक्स को उठाया और लटकते केले के ठीक नीचे रखा। इस प्रकार से उछल कर केला प्राप्त करना चाहा, परंतु फिर भी वह असमर्थ रहा। फिर दूसरे बॉक्स को पहले बॉक्स पर रखा और उस पर से उछलकर केला प्राप्त करना चाहा, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद फिर तीसरे बॉक्स को उन दोनों बॉक्स पर रखा और इस प्रकार उछलकर केला प्राप्त कर लिया। बाद में सुल्तान को इस तरह के प्रयोगात्मक परिस्थिति में रखने पर उसमें उछल कूद कम देखा गया और सीधे तीनों बॉक्सों को एक दूसरे पर रखकर तुरंत केला प्राप्त कर लेता था, जैसे कि आप लोग इन पिक्चरों के सहायता से देख सकते हैं। पहले वनमानुष सुल्तान उछलकर केला लेना चाहा, फिर एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स रखा और तीसरे में वो तीनों बॉक्स को रखकर केला प्राप्त कर लिया। यही अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत हुआ। आगे देखते हैं, कोहलर के इन दोनों प्रयोगों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीखना सूझ पर निर्भर करता है। छड़ी समस्या के प्रयोग में जब खेलते खेलते दोनों छड़ियाँ आपस में जुड़ जाती है तो इससे सुल्तान में अचानक सूझ उत्पन्न हो जाता है कि इस लंबी छड़ी से बाहर रखा गया केला की दूरी कम हो जाएगी और केला प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से जब बॉक्स प्रयोग में सुल्तान का ध्यान कमरे में रखे गए बॉक्स पर गया तो अचानक से सूझ उत्पन्न हो गई कि इन बॉक्सों को एक दूसरे पर रख देने से लटकते केले की दूरी कम हो जाएगी और वह केला प्राप्त कर लेगा। इन प्रयोगात्मक अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के मुख्य तत्व निम्नांकित हैं। पहला, सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है। सूझ एक प्रकार का आहा अनुभव है जो प्राणी में अचानक उस समय होता है जब वह लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुँचने के उपायों के बीच के प्रत्यक्षात्मक संबंधों को ठीक ढंग से समझ लेता है। चूँकि सूझ अचानक होती है, इसीलिए सीखने की प्रक्रिया भी सूझ सिद्धांत के अनुसार अचानक होता है। दूसरा, सूझ द्वारा सीखने के लिए यह आवश्यक है कि समस्यात्मक परिस्थिति का कोई भी भाग प्राणी में छिपा हुआ नहीं है। दूसरे शब्दों में, समस्यात्मक परिस्थिति का सबसे भाग या अंश प्राणी के आँखों के सामने हो ताकि वह संपूर्ण समस्या का प्रत्यक्षण कर सके तथा उसे समझ सके। यदि समस्या का कोई भी भाग या अंश छिपा रहता है तो वैसी परिस्थिति में प्राणी में सीखना सूझ द्वारा न होकर प्रयत्न तथा मूल द्वारा, जैसे कि थॉर्नडाइक के प्रयोगों में होता है। गिल्टमैन 1981 ने इस तथ्य पर बहुत ही सटीक टिप्पणी किया। कोहलर का विश्वास था कि थॉर्नडाइक ने प्रयत्न तथा भूल के प्रत्यक्ष में ही अपना समस्या को ढाल रखा था, क्योंकि बिल्ली के लिए इस तरह की समस्या का समाधान करना अन्य दूसरे ढंग से संभव नहीं था।
तीसरा, लक्ष्य तथा उस पर पहुंचने के संबंधों के बीच के संबंधों का सही प्रत्यक्ष करने तथा उसे समझने में प्राणी, जैसे कि कोहलर ने कहा है, 2 तरह के भूलें करता है, अच्छी भूल तथा बुरी भूल। अच्छी भूल लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है क्योंकि इसमें प्राणी कुछ सीखता है, परंतु बुरी भूलें लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती। छड़ी समस्या के प्रयोग में हाथ तथा पैर से केला को खींचने का प्रयास बुरी भूल का उदाहरण है। बॉक्स प्रयोग में छत से लटकते केले के ठीक नीचे एक बॉक्स रखकर उस पर खड़े होकर केले को प्राप्त करने की अनुक्रिया अच्छी भूल तथा सीधे उछल कूद कर केला प्राप्त कर लेने की अनुक्रिया बुरी भूल का उदाहरण है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सूझ सिद्धांत की आलोचना की है। ऐसी प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित है। पहला, कोहलर ने सूझ को एक अचानक होने वाला अनुभव माना, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कटु आलोचना की है और कहा कि सूझ हमेशा आकस्मिक नहीं होती, यह क्रमिक होती है तथा सूझ की मात्रा कम या अधिक होती है। जब हम किसी जटिल कार्य को करना सीखते हैं तो उसमें सूझ की मात्रा अधिक होती है, परंतु जब हम किसी साधारण कार्य को करना सीखते हैं तो सूझ की मात्रा कम होती है। इसीलिए डंकन 1941 में कहा है, सूझ क्रमिक होती है तथा इसमें मात्राएं होती हैं। दूसरा, कोहलर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है। सीखना सूझ पर आधारित होती है। चूँकि सूझ अचानक होती है अतः सीखने की क्रिया भी अचानक होती है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु ऐसी बात नहीं है। यदि कोहलर के ही प्रयोग पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि सूझ उत्पन्न होने से पहले वनमानुष ने अपनी समस्या को सुलझाने हेतु बार बार कुछ भूल प्रयत्न का सहारा लिया था। बॉक्स प्रयोग में सुल्तान ने सीधे उछल कूद कर केला प्राप्त करने का प्रयास कई बार किया। फिर उसने इस बॉक्सों को एक दूसरे पर रखकर केला प्राप्त करने का और सफल प्रयास अनेक बार किया। इन सबसे स्पष्ट हो जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास के महत्व को अस्वीकार करना उचित नहीं है। कई प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया होने के बाद ही सूझ प्राणी में उत्पन्न होता है। तीसरा, कोहलर ने सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभूति के महत्व को भी अस्वीकार कर दिया है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे विर्क 1945 ने अपने प्रयोग के आधार पर यह दिखला दिया है कि सूझ जिस पर कोहलर के सिद्धांत पर सीखने की प्रक्रिया आधारित होती है, प्राणी के पूर्व अनुभूति पर आधारित होती है। इस प्रयोग में 2 वनमानुषों ने छड़ी को इधर उधर घुमाने तथा उसके सहारे किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के करीब 30 मिनट का समय लिया। इसके बाद उसे एक प्रयोगात्मक परिस्थिति में रखा गया जिसमें पिंजरे के बाहर रखे केले को छड़ी के सहारे दोनों वनमानुषों में सूझ उत्पन्न हो गई और वे केले को भीतर खींचकर खा लिए, जबकि इस तरह के कार्य में पहले उसे पूर्व अनुभूति नहीं होने के कारण 30 मिनट का समय लगा था। स्पष्ट है कि सूझ का उत्पन्न होना प्राणी की पूर्व अनुभूति पर निर्भर करता है। चौथा, सूझ सिद्धांत द्वारा मूलतः उच्चतर प्राणियों का सीखना एवं जटिल प्रक्रियाओं को सीखने की व्याख्या की जाती है, जिसके द्वारा निम्न प्राणियों की सीखना एवं साधारण आवृत्ति मूलक क्रियाओं को सीखने की व्याख्या संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे प्राणियों में सूझ बहुत कम पाई जाती है तथा आवृत्ति मूलक क्रियाओं में सूझ की जरूरत न के बराबर पड़ती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।